स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोगों ने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन पे अपने लेक्चर को एंड किया था कि एक पार्टिकल जो है वो अपना जो पूरी अपनी उसकी जो जर्नी है उसका जो पहला पार्ट है, ठीक है ना, जर्नी का एग्जैक्टली हाफ पार्ट, ठीक है, वो टाइम ये बेसिकली गिवन था, एग्जैक्टली हाफ पार्ट को v1 से कवर करता है और नेक्स्ट का जो हाफ पार्ट है उसको इक्वल टाइम इंटरवल्स में, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर करता है स्पीड v2 और स्पीड v3 से। तो मान लीजिए कि पहले वाले पार्ट को कवर करने का टाइम t1 था और दूसरे वाले पार्ट को कवर करने का टाइम अगर t2 है तो एग्जैक्टली t2/2 और t2/2 में उसने दूसरे वाले पार्ट को कवर किया है विद स्पीड v2 एंड v3। ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में जाकर के रिविजिट कर सकते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन था क्या, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस वाले सेक्शन में आपसे पूछा गया था कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। और क्योंकि पूरी जर्नी की आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है, आपको पता है कि यहाँ पर जब टाइम इंटरवल सेम होंगे तो एवरेज स्पीड इस पार्ट का जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर जो v एवरेज आएगा इट इज इक्वल टू v2 प्लस v3/2 से v2 प्लस v3/2 जो मैंने लिखा है इसको कुछ नाम दे देता हूँ v डैश, ठीक है ना। लेट v2 प्लस v3/2 इक्वल टू v डैश। अब पूरी जर्नी को देखते हैं, तो अगर हम पूरी जर्नी को देखें यहाँ पर तो ये जो जर्नी है हाफ पार्ट में डिवाइडेड है। अब हाफ पार्ट में डिवाइडेड है तो आप ऐसा मान सकते हो कि आधी जर्नी कवर हुई है v1 से और बाकी की आधी जर्नी कवर हुई है v डैश से, जहाँ पे v डैश की वैल्यू हमें पता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब जर्नी इक्वल डिस्टेंसेस में बटी हो तो उस केस में हमारा जो v एवरेज होगा, v एवरेज इज हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन यानी कि 2/1/v1 प्लस 1/v डैश, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2v1 v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश, ठीक है। जहां पे v डैश की वैल्यू क्या है, v2 प्लस v3/2, तो आप चाहो तो वहां पे फीड कर सकते हो v डैश की जगह पे v2 प्लस v3/2। ओके बच्चों, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, कंसीडर दैट एट t is equal to 0 पर the point of a motorcycle wheel which is in contact with the ground is marked with a red dot। देखिए व्हील कंटिन्यूअसली घूम रहा है, हमारा टाइम जो है क्वेश्चन का कहीं से रिकॉन हो सकता है, मतलब हम टाइम को कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं t इक्वल टू 0। तो t मतलब व्हील कंटिन्यूअसली घूम रहा है और व्हील का एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है, और व्हील ऐसे यहाँ पे रोटेट कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने रेड डॉट से मार्क कर दिया, जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। अब जैसे जैसे व्हील घूमेगी तो ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर उठता जाएगा। अभी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा ये चीज आप रोटेशन में ज्यादा डिटेल में और पढ़िएगा कि व्हील ऐसे जब आगे घूमती है तो ये पॉइंट जो है ऐसे साइक्लॉइड में आगे बढ़ता है, ठीक है ना, क्योंकि व्हील आगे जाती रहती है और ये पॉइंट ऊपर उठता रहता है। फिर जब व्हील आधी रोटेशन घूम जाती है, व्हील आफ्टर इट हैड रोटेटेड बाय हाफ रोटेशन जब व्हील का कंप्लीट हो जाता है तो ये जो पॉइंट है ये ऊपर आ जाता है, यहाँ ऊपर आ जाता है हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। फिर फुल रोटेशन में वापस ये पॉइंट कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ये पॉइंट आगे बढ़ता रहता है। तो हाफ रोटेशन में ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की बात सुनिएगा आप लोग। कंसीडर दैट एट t is equal to 0 the point of a motorcycle wheel which is in contact with the ground is marked with a red dot। तो इसको हम लोगों ने रेड डॉट से मार्क कर लिया। As the wheel rotates, अब जैसे जैसे व्हील रोटेट हो रही है, रोल हो रही है आगे की ओर, this point moves on the wheel, ये जो पॉइंट है व्हील पे मूव करता जाता है, ठीक है ना। व्हील भी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहेगी और व्हील आगे भी जाएगी और ये पॉइंट क्योंकि ऊपर उठेगा तो ये पॉइंट साइक्लॉइड पे जाएगा। तो एज द व्हील रोटेट्स, मान लीजिए व्हील अगर यहाँ पर आप देख रहे हो व्हील का किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। फिर व्हील का अगर आप यहाँ बनाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं व्हील को यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ बनाता हूँ तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पहुंच गया है। फिर जब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं व्हील को यहाँ बनाऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ती है ये पॉइंट जो है साइक्लॉइड पे आगे जाता है, ये पॉइंट जो है किस पे आगे जाता है, साइक्लॉइड पे आगे जाता है, जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ती है, ठीक है। और हाफ रेवोल्यूशन में नीचे से कहां चल जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो as the wheel rotates, this point moves on the wheel. The wheel rotates at 240 rpm. अब rpm का मतलब क्या है, 240 rounds per minute.
the wheel rotates at 240 rpm and its radius is 0.5 meters। तो wheel जो है 240 राउंड्स पर मिनट पे रोटेट हो रही है और उसकी रेडियस है 0.5 मीटर्स। अब बोल रहा है आपसे डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ दिस डॉट व्हेन द व्हील रोटेट्स हाफ राउंड। तो जब व्हील हाफ राउंड रोटेट कर गई है तो इस पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी और इस पॉइंट की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो अब ध्यान देना आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हो। तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये व्हील जो है पहले यहां पर थी, ठीक है ना, ये व्हील पहले यहां पर थी और अब ये जो व्हील है कहीं इधर पहुंच गई है हाफ राउंड के बाद, और ये जो पॉइंट है यहां से यूं गया है साइक्लॉइड पे, ठीक है ना। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। ये जो है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, ये जो साइक्लॉइडल पाथ है ये डिस्टेंस कवर्ड है और ये डिस्प्लेसमेंट है। पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको एक बात पता है कि व्हील का ये पॉइंट पहले नीचे था और अब ये पॉइंट कहां चला गया है, ऊपर। मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गया है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में 2 बार गया है। ये क्लियर है आपको। और व्हील अगर पूरी रोटेट हो गई होती, तो व्हील पूरी रोटेट हो गई होती तो ये पॉइंट कितना आगे चला गया होता, 2πr चला गया होता। लेकिन क्योंकि व्हील आधी रोटेट हुई है तो ये पॉइंट कितना आगे जाएगा, πr जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे तो πr गया है क्योंकि व्हील आधी रोटेट हुई है, और ये पॉइंट ऊपर कितना गया है, तो ऊपर 2r गया है। यानी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप r को कॉमन ले सकते हो, r स्क्वायर वहां से बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर और अंदर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, r बाहर आएगा तो r बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है ना, क्योंकि आगे गई है πr और ऊपर गई है 2r, तो ये जो लाइन की आप लेंथ कैलकुलेट करोगे स्ट्रेट लाइन की, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है पाइथागोरस थ्योरम से, तो इट इज r इनटू √π स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अब r क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, तो क्वेश्चन में r की वैल्यू 0.5 गिवन है, तो 0.5 गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फिर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r की जगह पे आप 0.5 रखोगे इनटू पाई स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर को जनरली हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो और आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो इट इज पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड जो होता है, अभी आप लोग इस चीज को रोटेशन में पढ़ोगे कि जब व्हील एक कंप्लीट चक्कर लगाती है तो जो साइक्लॉइड की पूरी लेंथ होती है, जो साइक्लॉइड पे ये पॉइंट जा रहा होता है, इस साइक्लॉइड की लेंथ होती है 8r। ठीक है ना, 8 टाइम्स द रेडियस 8r होती है, तो आधे चक्कर पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r। यानी कि जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स r। ठीक है ना, और 4r का मतलब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो डिस्टेंस 2 मीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट है 0.5 इनटू √14 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पाई स्क्वायर को हम लोग क्या लेंगे, पाई स्क्वायर को लेंगे 10 प्लस 4 √14, तो √14 इनटू 0.5 आ जाएगी। √14 लगभग किसके बराबर है, 4 से थोड़ा सा कम है ये। ठीक है ना, तो ये √14 4 से कम है इनटू 0.5, देयरफॉर ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 इनटू 0.5 होता तो 2 होता, पर ये 4 से कम है। √16 जो है वो 4 के बराबर होता है, तो ये 4 से कम है, तो 4 इनटू 0.5, 4 से कम इनटू 0.5 तो ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया। अब हम इसको टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगा। अब ये एवरेज स्पीड होगा कितना या एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, पहले हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि 240 राउंड्स पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में कितनी राउंड्स है, 240 राउंड्स। ठीक है, यानी 1 सेकंड में कितने राउंड हो जाएगी, 4 राउंड्स, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 240 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 सेकंड में हमारे पास 4 राउंड्स है। ठीक है, 4 राउंड्स पर सेकंड है, यानी एक राउंड के लिए कितना सेकंड लग रहा, 1/4 सेकंड, और आधे राउंड के लिए कितना सेकंड लग जाएगा, 1/8 सेकंड। 1/4 का भी आता, ठीक है ना, क्योंकि आधे राउंड के लिए 1/8 सेकंड लगेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अब इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आपने पूरा नोट कर दिया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम,
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी, यानी कि 0.5 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमारा क्या हो गया 1/8। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। और अगर हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड करें तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो 4r यानी कि 2 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम 1/8, सो इट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड जो है इसकी 16 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी जो है, अगर आप इस 8 को ऊपर ले जाओ तो 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 14, 4 अंडर रूट ऑफ 14 मीटर पर सेकंड। ये तो है एवरेज वेलोसिटी और ये हमारी है एवरेज स्पीड। तो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ये डायग्राम देखिए आप लोग, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है इधर की ओर, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हैं ये हमारी x एक्सिस है, दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर z एक्सिस। A particle starts from point O and moving in a semicircular path it reaches point A। पार्टिकल जो है पॉइंट O से स्टार्ट करके और अर्धवृत्त में चल करके पॉइंट A तक पहुंचता है, ठीक है ना। और इसकी जो सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो r हमें गिवन है। तो a particle starts from point O and moves in a semicircular path and reaches the point A, ठीक है। From A it moves parallel to z axis, मतलब बाहर की ओर ऐसे parallel to z axis up till a distance r and reaches point B। तो पॉइंट A से z एक्सिस के पैरेलल चलता हुआ पॉइंट B तक पहुंचता है, r डिस्टेंस कवर करता हुआ, ठीक है। और उसके बाद B से वापस 90 डिग्रीज पे घूम जाता है। फ्रॉम पॉइंट B अगेन इट टर्न्स बाय 90 डिग्रीज एंड देन मूव्स पैरेलल टू y एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 2r एंड रीचेस द पॉइंट D व्हिच इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन समझ गए, पार्टिकल चल कैसे रहा, यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां पहुंचता है, फिर यहां से आगे की ओर यहां तक आता है, फिर यहां से यहां तक आता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पार्टिकल हैज ट्रैवल्ड। Our aim is to determine the ratio of the magnitude of the average speed of the particle to the average velocity of the particle. Okay, so we have to determine the ratio of the magnitude of average speed to average velocity, ठीक है। In turn ये क्वेश्चन ये भी है कि determine the ratio of the magnitude of distance covered to displacement, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड टू डिस्प्लेसमेंट का जो आप रेशियो फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है ना, वही तो रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड के नीचे जब आप टाइम लगाइएगा तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के नीचे अगर आप टाइम लगाइएगा तो वो क्या आ जाएगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का अगर हम रेशियो ले लें तो वही रेशियो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी की, या एवरेज स्पीड टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की जो रेशियो आने वाली है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आवर एम इज टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर आप लोग देखो तो पहले पार्टिकल यहां से यहां तक गया है, और यहां से यहां तक जब पार्टिकल गया है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो उसने कवर की है पाई आर डिस्टेंस, ठीक है ना। इट हैज कवर्ड अ डिस्टेंस पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरी सर्कल की होती, पर यहां से यहां तक पार्टिकल गया तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, पाई आर डिस्टेंस। उसके बाद फिर पार्टिकल आर डिस्टेंस आगे आया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, प्लस आर, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी आप डायरेक्टली जोड़ते जाओ। और उसके बाद पार्टिकल 2r ऊपर गया है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, प्लस 2r, यानी कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इट इज पाई आर प्लस 3r। इसमें अगर आप r कॉमन ले लो तो डिस्टेंस कवर्ड इज r इंटू पाई प्लस 3, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो पहले पार्टिकल देखिए O से A तक गया है तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 2r है, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r ही होगा, यहां से जब पार्टिकल यहां तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r, ठीक है, O से A तक। और यहां से ये 90 डिग्रीज घूमेगा, क्योंकि x के पैरेलल, पहले x पे चल रहा था और अब x से 90 डिग्रीज पे घूम के z के पैरेलल हो जाएगा, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हमारी r है। तो O से B तक अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, O से लेकर के B तक,
ठीक है। तो O से B तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी इट इज वेक्टर सम ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है ना, वेक्टर सम ऑफ वेक्टर OA प्लस OB प्लस AB, ठीक है ना। OB इज इक्वल टू, अगर आप लोग लिखोगे यहां पे, अगर आप OB लिखना चाहो तो वेक्टर OB इज इक्वल टू OA प्लस AB फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि वेक्टर OA के हेड के साथ वेक्टर AB का टेल जुड़ा हुआ है और OB फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर OA के टेल से स्टार्ट होकर के AB के हेड तक जाएगी, ठीक है। अब OA और AB के बीच में क्योंकि जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ऐड कर सकते हो, इस वेक्टर में पढ़ा है आपने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ OB क्या हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर, तो OA हमारी कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और AB हमारा r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो OB होगी, OB वेक्टर जो होगी, OB वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5r, ठीक है। तो OB अंडर रूट 5r आ गई। अब OB वेक्टर कौन से प्लेन में है, एक्सजेड प्लेन में, ये एक्सजेड प्लेन है, इसमें हमारी OB वेक्टर है, ठीक है। और यहां से 90 डिग्री पे ऊपर की ओर हमारे पास क्या है, BD वेक्टर है, तो OB और वहां से 90 डिग्री पे BD है, तो OB BD, OB है अंडर रूट 5r और BD है 2r। अब हमें अगर फाइनल रिजल्टेंट देखना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ये हमारी जो है ये OB है और ये BD है, तो अंडर रूट ऑफ OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। तो OD स्क्वायर हमारी फिर क्या हो जाएगी, दिस OD इज इक्वल टू जो हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, तो इट इज अंडर रूट ऑफ OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 5r का होल स्क्वायर एंड प्लस ये जो स्क्वायर हमारी BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2r का स्क्वायर, यानी कि 5r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 9r स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3r। तो ये जो OD है हमारी, OD की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r आ जाएगी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू 3r। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है O से लेकर के D तक वो तो है r इंटू पाई प्लस 3, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्टली O से लेकर के D तक जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वो अंडर रूट 3r है। तो हमारी एवरेज स्पीड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो आएगा इट इज इक्वल टू r इंटू पाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3r, क्योंकि नीचे में दोनों में टाइम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो गया, सो आवर आंसर इज पाई प्लस 3 बाई 3। ओके, तो बच्चों अब हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब लेट अस स्टडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो एक बात देखिए, आपको पता है कि वेलोसिटी जो थी हमारी, जो हमारी वेलोसिटी थी v एवरेज की अगर हम बात करें, तो अगर हम v एवरेज की बात कर रहे थे तो इट वाज डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा r अपॉन डेल्टा t का मतलब क्या था कि हमारे पास एक पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय सम टाइम जो उसको क्रॉस करने में लगा है या जो उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा r बाय डेल्टा t। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अंतर केवल इतना ही होता है कि एवरेज वेलोसिटी का जो इंटरवल होता है वो लार्ज होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा किसी एक बहुत स्मॉल पोजीशन के लिए डिफाइंड होती है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें करना क्या होता है, हमें ये जो पोजीशन है ऊपर डेल्टा आर जो पोजीशन है उसको बिल्कुल छोटा कर दीजिए आप। डेल्टा आर कैसे छोटा कीजिएगा, देखिए मान लीजिए आप यहां से लेकर के स्टेशन तक जा रहे हैं तो अभी डेल्टा आर बड़ा है, डेल्टा आर बड़ा है और डेल्टा टी भी बड़ा है, ऑब्वियसली डेल्टा टी भी बड़ा है। मान लीजिए आप यहां से स्टेशन तक 1 सेकंड में तो पहुंच नहीं जाइएगा आपके घर से स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक, अनटिल अनलेस आप स्टेशन पे ही रहते हो, ठीक है ना। तो अपने घर से स्टेशन तक आप 1 सेकंड में नहीं पहुंच जाइएगा, तो डेल्टा टी लार्ज होगी, ठीक है ना। अब डेल्टा टी को अगर हम छोटा करें
तो ऑटोमेटिकली ऊपर डेल्टा आर को भी छोटा करना पड़ेगा अगर इधर की वाली जो क्वांटिटी है उसको बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना है। मान लीजिए कि आपने डेल्टा टी को छोटा कर दिया और डेल्टा आर को आपने छोटा किया ही नहीं, तो ये वाली चीज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। डेल्टा टी को आपने छोटा करके ऑलमोस्ट 0 कर दिया और डेल्टा आर आपने छोटा किया ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी था हमारे पास, ये एवरेज वेलोसिटी थे कि इंटरवल की। अब अगर हमको एक पॉइंट की, एक इंस्टेंस की वेलोसिटी चाहिए, तो हमको उस इंटरवल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस इंटरवल को पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए जो पूरा टाइम का जो हमारे पास ड्यूरेशन था उसको इंस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम के ड्यूरेशन को इंस्टेंस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम टाइम पर एक लिमिट लगा दें, टाइम को लिमिट कर दें, और लिमिट करने का मतलब टाइम को इतना छोटा कर दें कि वो ऑलमोस्ट कितना हो जाए, 0, ठीक है। तो हम लोग v इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेशन तो वही होता हमारा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, लेकिन हम लोग डेल्टा टी पे एक लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हैं। तो डेल्टा टी को जब छोटा कर देते हैं तो पूरा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था डेल्टा टी, वो एक मोमेंट ऑफ टाइम हो जाता है, वो एक इंस्टेंस हो जाता है। और वो इंस्टेंस हो जाता है तो डेल्टा आर भी हमारा एक पोजीशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में। हालांकि थोड़ा स्पेस तो रहता है, बिल्कुल पॉइंट नहीं हो जाता, थोड़ा स्पेस रहता है, लेकिन वो इतना छोटा स्पेस होता है कि उसको आप ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो, पॉइंट मान सकते हो, ठीक है ना। तो v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज में केवल इतना ही अंतर है कि v एवरेज इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वो एक बड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है, बड़े स्पेस के लिए होता है, बड़े पोजीशन डिफरेंसेस के लिए होता है, जबकि v इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंस ऑफ टाइम के लिए होता है, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसको मोमेंट ऑफ टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पोजीशन का भी जो डिफरेंस था वो छोटा होकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आ जाएगा, और हम बोलते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी, या इस पॉइंट पर जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। Okay, so this is the formula for instantaneous velocity. V instantaneous equal to limit delta t tends to 0 delta r by delta t। और अब ये जो instantaneous velocity है इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, dr by dt। इसी चीज को इतना बड़ा बार बार न लिख करके इसको क्या लिखते हैं हम लोग, dr by dt लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी जर्नी में कहीं भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं रही हो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी फिर भी 0 आ जाए, क्योंकि ये सारी dr ऊपर जुड़ करके और क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मतलब कि मान लीजिए कि आप एक सर्कल में दौड़ रहे हो, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंस पे आपकी वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ, लेकिन जब आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0 इन एन इंटरवल, बट स्टिल द एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। ओके, सो इट कैन occur to us that v instantaneous is never 0 in an interval and still the average velocity, that is v average, can be 0। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब एक और बात मैंने आपको बताई थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती, मान लीजिए आपकी पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करती है और इस कर्व पाथ पर घूमती हुई और यहां पे पहुंच जाती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड जो होता, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है ना, या फिर एवरेज स्पीड भी सिंपली बोल सकते हो, स्पीड है तो मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, इट वुड हैव बीन इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ dr, ठीक है ना, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। सो दिस वुड हैव बीन एवरेज स्पीड। इसको आप क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती, अगर हमें वही एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो it would have been simply integration of dr upon integration of dt। this would have been average velocity। और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता, तो इधर मैं मैग्नीट्यूड लगा लेता।
तो देखो मैग्नीट्यूड में अंतर है, एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड ये अंदर लगा था और एवरेज वेलोसिटी में ये मैग्नीट्यूड इधर बाहर लगा है। ये बहुत वाइटल डिफरेंस है दोनों में। पिछली वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप पिछली वीडियो में जाकर के इस चीज को समझिएगा, पिछले जो इसके 2 वीडियोस है, ठीक है ना, इसके पीछे के। लेकिन तो यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्योंकि देखिए यहां पे मान लीजिए कि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इधर की ओर मान लो दौड़ रहे थे, तो यहां की इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी dr/dt, ठीक है ना। और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी dr/dt है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का दिस इज आवर v इंस्टैंटेनियस। अब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v इंस्टैंटेनियस, तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt। अब मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt में, dt में तो मैंने पिछली बार भी बोला था मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dr/dt, और मैग्नीट्यूड केवल हम लोगों ने ऊपर यूज कर लिया है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अब इस पोजीशन पे अगर आप इंस्टैंटेनियस स्पीड लिखना चाहो तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt, दिस इज आवर इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। क्योंकि इंस्टैंटेनियस स्पीड के लिए आपने पिछली क्लास में भी जब आपने पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो dr को ही तो जोड़ा था, तो इट इज स्मॉल डिस्टेंस dr डिवाइडेड बाय dt। तो ये हमारी इंस्टैंटेनियस स्पीड है और ये हमारी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। तो आप देखो दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। तो इट इज वर्थ नोटिंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड इन जनरल, इट इज इक्वल ओनली इन वन केस व्हेन द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बट the magnitude of instantaneous velocity is always equal to instantaneous speed. It is worth noting, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर ये एक पिलर है, मान लीजिए पहली बात कि आप यहां से स्टेशन तक जा रहे हैं। अब यहां से स्टेशन तक जब आप गए किसी टाइम में, मान लीजिए कि यहां से स्टेशन तक जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है और आप उसको ट्रैवल करते हो 30 मिनट्स में, ठीक है ना। मतलब यहां से स्टेशन तक आप जाते हो घूमते फिरते 30 मिनट्स में, तो आपकी एवरेज जो स्पीड, एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, तो इट इज 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स, दैट इज हाफ आवर, सो इट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन मान लीजिए कि जिस रोड से आप गए हो वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ी चला जाएगा, रोड तो ऐसे घूमता हुआ जाएगा कुछ, तो रोड डिस्टेंस मान लीजिए आपकी थी 5 किलोमीटर, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, सो इट इज 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हाफ आवर, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है इट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर आपकी रोड बिल्कुल स्ट्रेट रहती तो उस केस में एवरेज स्पीड जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड, वो केवल एक केस में होता है जबकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलती है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बीच में कोई अब एक पोल है, एक लोकेशन है, पोल है, और उसको आप क्रॉस कर रहे हो, तो उसको मान लीजिए क्रॉस कर रहे हो आप 20 किलोमीटर पर आवर से, तो आपकी वेलोसिटी है मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, उस पोल को जब आप क्रॉस कर रहे हो तो उस वक्त आपकी स्पीड क्या होगी, तो 20 किलोमीटर पर आवर ही होगी। वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दीजिए, वही आपकी उस वक्त की स्पीड होगी, जो उस वक्त की वेलोसिटी है वही उस वक्त की क्या होगी, उस इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वही उस इंस्टेंस की क्या होगी, स्पीड होगी। उस इंस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वही उस इंस्टेंस की स्पीड होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड इन जनरल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो कल इसके ऊपर और चर्चा होगी और डिटेल न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। पीछे के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, काइनेमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग हो जाइएगा आप लोग और कोई भी एग्जाम क्रैक कर दीजिएगा। आई विल टेक योर लेवल फ्रॉम वेरी बेसिक टू अप टिल अ वेरी हाई लेवल। आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं अगर आप इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लेंगे। ओके, थैंक यू।